एफआईआर रद्द यानी क्वैश करवाने के लिए क्या आधार हो सकते हैं, क्या आधार होते हैं, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथियों, वकालत के पेशे में कदम रखने वाले नए वकीलों के लिए आपराधिक कानून में एफआईआर रद्द करवाना यानी क्वैश करवाना एक बेहद महत्वपूर्ण और उच्च स्तरीय कानूनी प्रक्रिया है। जब किसी व्यक्ति के खिलाफ पुलिस थाने में झूठी, निराधार या दुर्भावनापूर्ण एफआईआर दर्ज हो जाती है तो उसके पास यह कानूनी अधिकार होता है कि वह उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाए और उस एफआईआर को शुरुआत में ही रद्द करवा दे ताकि उसे लंबी न्यायिक प्रक्रिया और गिरफ्तारी के उत्पीड़न से बचाया जा सके। आइए शून्य से शुरू करते हैं और समझते हैं कि एफआईआर रद्द करवाने के कानूनी प्रावधान क्या हैं, किन ठोस आधारों पर उच्च न्यायालय किसी एफआईआर को रद्द करता है और एक वकील के तौर पर आपको कोर्ट में क्या साबित करना होता है। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको इस प्रकार के वीडियो मिलते रहें। सबसे पहली बात, एफआईआर रद्द करवाने का कानूनी प्रावधान क्या है। उच्च न्यायालय में एफआईआर रद्द करवाने के लिए याचिका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के अंतर्गत दाखिल की जाती है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 उच्च न्यायालय को अंतर्निहित शक्तियां प्रदान करती है। कानून में अंतर्निहित शक्तियों का अर्थ ऐसी असीमित और विशेष शक्तियों से है जिनका उपयोग उच्च न्यायालय 3 मुख्य उद्देश्यों के लिए कर सकता है। जैसे कौन कौन से वो हैं उद्देश्य। पहला, संहिता यानी बीएनएसएस के तहत पारित किसी आदेश को प्रभावी बनाने के लिए। दूसरा है इसमें किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए। तीसरा, न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए। जब पुलिस या शिकायतकर्ता कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करके किसी निर्दोष व्यक्ति को फंसाते हैं तो उच्च न्यायालय अपनी इन्हीं अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए एफआईआर को क्वैश कर देता है। अब बात करते हैं कि एफआईआर रद्द करवाने के 7 प्रमुख कानूनी आधार कौन कौन से हैं। उच्च न्यायालय किसी एफआईआर को यूं ही रद्द नहीं करता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर दिए गए ऐतिहासिक निर्णयों में कुछ स्पष्ट सिद्धांत और दिशा निर्देश तय किए गए हैं। एक वकील के रूप में आपको अपनी याचिका में जो बात आधार रखने चाहिए साबित करने के लिए वो क्या करने चाहिए। पहला आधार क्या है। प्रथम दृष्टया कोई अपराध न बनना, यह एफआईआर रद्द करवाने का सबसे मजबूत और सामान्य आधार है। प्रथम दृष्टया का अर्थ है पहली नज़र में देखने पर यदि एफआईआर में लिखी गई पूरी कहानी और सभी आरोपों को सही भी मान लिया जाए तब भी कानून की धाराओं के अनुसार कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता है तो उच्च न्यायालय ऐसी एफआईआर को तुरंत रद्द कर देता है। उदाहरण से समझते हैं, यदि किसी व्यक्ति ने व्यापार में कोई सामान खरीदा और समय पर पैसे नहीं दिए तो यह एक व्यावसायिक और दीवानी देनदारी है। यदि क्रेता इस बात को लेकर खरीदार के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318 के तहत एफआईआर दर्ज करवा देता है तो वकील उच्च न्यायालय में यह साबित कर सकता है कि एफआईआर की भाषा में केवल पैसे के लेन देन का मामला है। इसमें शुरुआत में धोखा देने की कोई नीयत नहीं है, अतः प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं बनता है। दूसरा आधार, दीवानी विवाद को आपराधिक ढंग से रंग देना। भारतीय अदालतों में यह एक सामान्य प्रवृत्ति बन गई है कि लोग दीवानी मामलों में जल्द पैसा वसूलने या सामने वाले पर दबाव बनाने के लिए उन्हें आपराधिक रूप दे देते हैं उस चीज़ को। यदि आप कोर्ट में समझा देते हैं कि दोनों पक्षों के बीच का मूल विवाद संपत्ति के बंटवारे, अनुबंध के उल्लंघन, साझेदारी या किराएदारी का है और शिकायतकर्ता ने सिविल कोर्ट जाने के बजाय पुलिस पर दबाव बनाकर आपराधिक मामला दर्ज करवा दिया है तो उच्च न्यायालय ऐसा एफआईआर को तुरंत दुरुपयोग मानते उसको रद्द कर देती है। तीसरा, दुर्भावनापूर्वक और बदला लेने की नीयत। यदि एफआईआर किसी सच्चे अपराध की शिकायत करने के लिए नहीं बल्कि अभियुक्त से व्यक्तिगत बदला लेने, उसे परेशान करने या किसी अन्य सद्भावी उद्देश्य से दर्ज कराई गई है तो उसे रद्द किया जा सकता है। इस आधार को साबित करने के लिए वकील को याचिका के साथ पुराने विवादों के, पुराने मुकदमों या पुरानी आपसी रंजिश के दस्तावेज लगाने होते हैं जिससे साबित हो सके कि शिकायतकर्ता ने केवल दबाव बनाने के लिए या बदला लेने के लिए झूठा मुकदमा दर्ज कराया है। चौथा आधार, असंज्ञेय अपराध में मजिस्ट्रेट की अनुमति का अभाव। कानून के तहत पुलिस केवल संज्ञेय अपराधों
में ही बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के एफआईआर दर्ज कर सकती है और जांच शुरू कर सकती है। यदि एफआईआर को पढ़ने से केवल असंज्ञेय अपराध का होना पाया जाता है और पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 174 के तहत मजिस्ट्रेट से जांच का आदेश लिए बिना ही अपनी जांच शुरू कर दी है, तो वह पूरी जांच और एफआईआर अवैध मानी जाएगी और उच्च न्यायालय उसे रद्द कर देगा। पांचवा आधार, पक्षकारों के बीच समझौता हो जाना। कई बार एफआईआर दर्ज होने के बाद वादी और प्रतिवादी के बीच समाज के लोगों के मदद से आपसी समझौता हो जाता है। कानून में कुछ अपराध समझौते के योग्य होते हैं और कुछ नहीं होते, परंतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यदि अपराध समाज के खिलाफ बड़ा अपराध जैसे दुष्कर्म, डकैती, हत्या नहीं है और विवाद निजी प्रकृति का है जैसे वैवाहिक विवाद, पति पत्नी के झगड़े, पारिवारिक संपत्ति का विवाद या निजी आर्थिक लेन देन, तो पक्षकारों के बीच समझौतों का हो जाने पर न्यायालय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए एफआईआर रद्द कर सकता है ताकि पक्षकार शांतिपूर्ण अपना जीवन बिता सके। उदाहरण के लिए समझते हैं, पति पत्नी के बीच वैवाहिक विवाद में पत्नी द्वारा पति और उसके परिवार के खिलाफ क्रूरता और दहेज मांग की एफआईआर दर्ज कराई है उसने। बाद में दोनों के बीच समझौता हो गया और उन्होंने आपसी सहमति से तलाक लेने या साथ रहने का निर्णय ले लिया। ऐसी स्थिति में पत्नी के शपथ पत्र के आधार पर उच्च न्यायालय एफआईआर रद्द कर देगा। छठा आधार, कानूनी रोक या परिसीमन। यदि किसी विशेष कानून में किसी अपराध का संज्ञान लेने या केस चलाने पर कोई स्पष्ट कानूनी रोक लगाई गई है तो उस मामले में एफआईआर को रद्द किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी लोक सेवक के खिलाफ उसके आधिकारिक कार्य को लेकर कोई एफआईआर दर्ज की गई है लेकिन अभियोजन चलाने के लिए सरकार ने अनिवार्य पूर्व अनुमति नहीं ली गई है, तो ऐसी एफआईआर कानूनी रूप से टिक नहीं सकती और रद्द कर दी जाएगी। सातवां आधार, लास्ट, साक्ष्यों का पूर्ण अभाव व असंभव घटना। यदि एफआईआर में लगाए गए आरोप इतने बेतुके, मनगढ़ंत और असंभव है तो कोई भी विवेकशील व्यक्ति उन पर विश्वास नहीं कर सकता जिन साक्ष्यों के आधार पर केस दर्ज किया गया है। वो पूरी तरह से काल्पनिक हैं और तो कोर्ट न्यायिक समय बचाने के लिए एफआईआर क्वैश कर सकती है। जब आप उच्च न्यायालय में एफआईआर रद्द कराने की याचिका तैयार करें तो किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, किन बातों का पालन करना चाहिए। सर्टिफाइड कॉपी का उपयोग करें। याचिका के साथ पुलिस थाने में दर्ज एफआईआर की प्रमाणित प्रति या स्पष्ट ट्रू कॉपी अनिवार्य रूप से संलग्न करें। तथ्यों को स्पष्ट रखें। यदि अपनी याचिका में घटनाओं को कालक्रम में लिखें। जज साहब को सबसे पहले यह समझाएं कि शिकायतकर्ता का मूल मकसद क्या है और वह इस केस के जरिए क्या हासिल करना चाहता है। अंतरिम राहत, मुख्य याचिका में एफआईआर रद्द करने की मांग के साथ साथ एक अंतरिम प्रार्थना पत्र अवश्य लगाएं। इसमें कोर्ट से निवेदन करें कि जब तक याचिका पर अंतिम फैसला नहीं हो जाता तब तक के लिए पुलिस जांच पर रोक लगाई जाए या प्रार्थी के खिलाफ किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। समझौतों के मामलों में संयुक्त याचिका, यदि एफआईआर समझौते के आधार पर रद्द करवा रहे हैं तो शिकायतकर्ता को भी याचिका में पक्षकार बनाएं और उसका एक मूल शपथ पत्र तथा पहचान पत्र याचिका के साथ संलग्न करें जिसमें स्पष्ट लिखा हो कि उसने बिना किसी दबाव के समझौता कर लिया है और एफआईआर रद्द होने पर उसे कोई आपत्ति नहीं है। तो साथियों, एक नए वकील के रूप में आपको यह हमेशा याद रखना चाहिए कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के तहत उच्च न्यायालय की शक्तियां अत्यंत व्यापक है, परंतु कोर्ट इनका उपयोग बहुत सावधानी और असाधारण परिस्थितियों में करता है। यदि आप कोर्ट के सामने यह साबित करने में सफल हो जाते हैं कि दर्ज एफआईआर में प्रथम दृष्टया कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता, मामला दीवानी प्रकृति का है या यह केवल कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है, तो उच्च न्यायालय आपके क्लाइंट के पक्ष में आदेश पारित करते हुए एफआईआर को तुरंत क्वैश कर देगा। कानून की इस गहरी समझ और सही तथ्यों का प्रस्तुतिकरण ही आपको एक सफल वकील बनाएगा। आज का टॉपिक यहीं तक ही, आपसे विदा लेंगे। आपका कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिएगा। आपका अगला टॉपिक आप किस पर चाहते हैं वो बता दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। हमेशा सत्य का साथ दें। धन्यवाद। और हाँ, आप हमें बता दीजिएगा अगला कोई टॉपिक आपको पूछना हो तो हम उसके ऊपर वीडियो लेकर आएंगे।
तो वापस से अब आपको इजाज़त लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।